तो क्या हाल है दोस्तों, मान लीजिए कभी कोई फॉरेनर, कोई विदेशी हमारे देश में आए और उसको ये जानना हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आखिर उसमें लिखा क्या हुआ है, वो बताना क्या चाहता है। तो एक तरीका तो उसके पास में ये है कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेके बैठे और उसको पढ़े। अब बस बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत लंबा है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। आप लोग तो अभी भी नहीं पढ़ पाए। दूसरा तरीका क्या है कि वो उसको कोई एक भैया डॉक्यूमेंट दे दे, कोई समरी दे दे एक पन्ने की, वो उसको पढ़े और वो समझ जाए कि आखिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहना क्या चाहता है, उसके जो आइडियल्स है वो क्या हैं, उसकी मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है अगर हम उसको हमारा प्रियम्बल दिखा दें कॉन्स्टिट्यूशन का और वो उसको पढ़ ले, तो वो समझ जाएगा कि आखिरकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेन उसका नेचर क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसको समझ में आ जाएंगी। तो आज की क्लास में हमको यही टॉपिक पढ़ना है। यूपीएससी के लिए जो प्रियम्बल टॉपिक है, प्रस्तावना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है तुषार मेहरा और हम लोग देखेंगे आज प्रियम्बल का टॉपिक, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा जो हमारा पूरा प्रियम्बल है उसमें लिखा क्या हुआ है, ठीक है। एक बार इसको समझ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, फिर इसको पूरी आसान भाषा में क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। अब देखो आपको ये भारी वर्ड्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, कौन कौन से? सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक आ गया आपका, रिपब्लिक आ गया, ठीक है। तो जो भारी वर्ड सब समझ में आएंगे। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, ठीक है। In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये तो रहा हमारा पूरा प्रियम्बल, ठीक है। अब इसी को जो है ना आसान भाषा में समझेंगे। इसको मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि एक बार ना इसको पढ़ना जो है ज़रूरी रहता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए अब जो एक बार तो कम से कम समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन डिस्कशन है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो प्रियम्बल की बात करनी है। तो प्रियम्बल मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको भैया हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी जाननी हो, ठीक है, एक सार जानना हो कि आखिर संविधान कहना क्या चाहता है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा भैया? पढ़ना पड़ेगा हमें प्रियम्बल, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहली चीज़ तो समझ में आ गई। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा देश था जिसने सबसे पहले प्रियम्बल के साथ में स्टार्टिंग करी। तो भैया ये कंट्री थी आपकी अमेरिका, ठीक है। तो जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे पहला देश था, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जिसने प्रियम्बल की प्रैक्टिस को स्टार्ट किया। हमारे इंडिया ने भी भैया इसी प्रैक्टिस को फॉलो करा और प्रियम्बल को जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे भी एक जो क्वेश्चन आता है मेन, कि जो हमारा प्रियम्बल है ये बेस किस में है, ठीक है, मतलब किसके आधार पर बेस्ड है, कहाँ से ये आया, प्रियम्बल भी कहाँ से आया। तो देखो प्रियम्बल जो है बेस्ड है आपके ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे, हिंदी में से हम लोग बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ये किसने पास किया था? ये पास किया था आपके चाचा नेहरू ने, पंडित नेहरू ने, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ड्राफ्टेड बाय पंडित नेहरू। ड्राफ्टेड का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो डॉक्यूमेंट है उसको तैयार करना, उसको प्रिपेयर करना। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है ये किसने ड्राफ्ट करा है? ये करा है आपके पंडित नेहरू ने, ठीक है। उसके बाद में क्या हमारे प्रियम्बल में जब से ये बना है, जब से संविधान बना है, क्या कभी भी उसमें कोई संशोधन, कोई अमेंडमेंट जो है हमने प्रियम्बल में करा है या नहीं करा है? बिल्कुल करा है, ठीक है। एक बार जो है अमेंडमेंट हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है एक बार हमारे प्रियम्बल में, ठीक है। कब हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, कब? 1976 में, ठीक है। कब हुआ है? 1976 में, ठीक है। इसमें 3 नए वर्ड्स जो है वो जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक हो गया आपका सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इसके बारे में भी आगे आ रहे हैं, सबको डिटेल से जो है देखेंगे। उसके बाद में एन.ए. पालखीवाला, भैया कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे हैं, उन्होंने प्रियम्बल को बोला है कि ये हमारे प्रियम्बल का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। कौन है? प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। किसने बोला है? एन.ए. पालखीवाला ने, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। अब प्रियम्बल के ना कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब किससे मिलके वो बना हुआ है, ठीक है। जैसे कुछ घर में कोई सब्जी वब्जी बनाते हो तो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वैसे ही प्रियम्बल के भी हैं। पहला क्या है? पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब
कि कहाँ से कौन जो है वो अथॉरिटी दे रहा है, कौन जो है पावर दे रहा है हमारे संविधान को। तो इसमें बोला गया जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है वो कहाँ से आती है, फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम लोग, हम हमारी भोली जनता, और जो हमारे नेता हैं आए तो जनता से चुन के ही है ना, तो यहाँ से हमको मिलेगी सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। क्योंकि जब आप प्रियम्बल देखोगे ना, पहले ही लाइन पे क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जो ये जो सोर्स ऑफ पावर है वो क्या है, वो है आपकी सोर्स ऑफ पावर हम भारत के लोग, जो हम लोग भोली जनता हैं, और जो नेता जिनको जो है भोली जनता बनाते हैं, बनाते क्या है, हम लोग खुद ही जो है भोले लोग हैं, इमोशन में बह जाते हैं, ठीक है। और नेता लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं, आज से नहीं, एंशिएंट इंडिया से उठाते आ रहे हैं, ठीक है। उस समय राजा होते थे, राजा महाराजा, अब जो है नेता हैं जो चुन के जा रहे हैं। तो चलो, सोर्स ऑफ अथॉरिटी समझ में आया। उसके बाद में नेचर ऑफ स्टेट, कि हम जो है इस कंट्री को बनाना क्या चाहते हैं, ठीक है। हम क्या इसको डिक्टेटरशिप बनाना चाहते हैं, क्या यहाँ पे मोनार्की होनी चाहिए, ये सब जो भारी वर्ड्स है ना, अभी आगे मैं समझाता हूँ। तो जो नेचर है ना, हम जो भारत को बनाना चाहते हैं वो है आपका सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ठीक है। टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर बात है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हम जो प्रियम्बल बना दिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, इससे हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या मतलब चेंज लाना चाह रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो भैया ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, सबको न्याय मिले, ठीक है। लिबर्टी, फ्रीडम हो, आपका जो मन करे, ऐसा ना हो सरकार बोल दे कि आप जो है कुछ बोल ही नहीं सकते हो सरकार के खिलाफ में, तो ये भी गलत है। आपका अपने हिसाब से कोई काम करने का मन है, आपका डॉक्टर बनने का मन है, आपकी यूपीएससी की तैयारी करने का मन है, तो ये आपकी लिबर्टी है। ये कौन देता है, प्रियम्बल देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमारा। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो गए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो समझ में आया। अब इसको हमने अडॉप्ट कब करा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब करा गया है, तो ये हुआ है आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये भी हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ठीक। तो देखो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और कब अडॉप्ट हुआ है, ये देखो, दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमने क्या करा है, इसको करा है भाई अडॉप्ट। तो इंग्रेडिएंट्स तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जो कीवर्ड्स हमने देखे हैं, जैसे आप अगर आप प्रियम्बल देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो सॉवरेन दिख रहा है सबसे पहले, तो सोशलिस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, ये हमको देखने पड़ेंगे, इसको समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले है आपका सॉवरेन। अब सॉवरेन का मतलब क्या है, हम है भैया आज़ाद देश, ठीक है, हमको आज़ादी मिल चुकी है। अब हमें अंदर हमारे इंटरनल अफेयर्स जैसे हैं, जैसे मान लो कुछ साल पहले इस देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, ठीक है, नागरिकता में कुछ चेंज हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, तो वो हमारी मर्जी थी ना, यहाँ की सरकार की मर्जी थी। सरकार को किसने भेजा, हम लोगों ने भेजा, जनता ने भेजा उनको, ठीक है। तो वो हमारी मर्जी थी। हमने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया, हमारा इंटरनल मैटर था ना, किसी ने हमको बताया तो नहीं, तो ये हो गया सॉवरेन। अब मान लो जैसे अमेरिका कहता है कि रशिया से तेल ना लो या इससे ईरान से तेल मत लो, तो वो हमारी मर्जी है, ठीक है। अगर हमको सही लगेगा वो डिसीजन हमारी सरकार को, तो हम वो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। जबकि रशिया से जो ऑयल है वो अभी भी आ रहा है, जबकि जितनी भी न्यूज़ चलती है कि बंद हो गया, लेकिन वो अभी भी आता है। तो ये हम इंडिपेंडेंट है ना, हम सॉवरेन है, हम अपना इंटरनल आंतरिक मामला और जो एक्सटर्नल मामला है ना, वो हम खुद ही डील कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमको किसी की जो आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भैया ना ही कोई डिपेंडेंसी है, किसी देश पे डिपेंड भी नहीं है, ना ही कोई डोमिनियन है, ठीक है। हम खुद ही जो है इंडिपेंडेंट है। अब एक चीज़ और समझो, बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, हम क्या कर सकते हैं, किसी और टेरिटरी को ऑक्यूपाई भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी और टेरिटरी को, मान लो पाकिस्तान का बलूचिस्तान हमने अलग करवा दिया, अब उसको कहीं जाना है, हमको ही लेना है, तो हम उसको एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। या अगर हमारा मन है तो हम अपनी कोई टेरिटरी जो है किसी को दे भी सकते हैं। मान लो कोई छोटा सा गांव है कहीं पे, कोई मतलब वो समझो कि उस गांव को उस देश में जाके मिलने का मन है, छोटा सा गांव, और हमको बड़ी टेरिटरी मिल रही है उसके बदले में, तो हम वो दे भी सकते हैं कि बड़ी टेरिटरी जो है आ जा रही है। ये हम सॉवरेन है ना, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सॉवरेन समझ में आ गया होगा। फिर है सोशलिस्ट। तो भैया सोशलिस्ट वर्ड जो है सबसे पहले ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, ऐड कब हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है। इससे 3 वर्ड्स ऐड हुए थे। एक हुआ था आपका सोशलिस्ट एक ऐड हुआ है, एक हुआ है आपका सेक्युलर, और एक हुआ है आपका इंटीग्रिटी, ठीक है।
अब देखो इंडिया का जो सोशलिज्म है ना वो है क्या, क्योंकि लोगों को सोशलिज्म को लेकर कंफ्यूजन होती है। इंडिया का सोशलिज्म जो है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है ना, यहाँ लिखा हुआ है, वो कहता है कि जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है पूरे इंडिया की वो सब खत्म, वो सारी प्रॉपर्टी किसकी, सरकार की है। ना कोई रिलायंस होगा, ना कोई अडानी होगा, ना कोई स्टडी आई होगा, ना कोई अड्डा होगा, ना कोई फिजिक्स वाला होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सब जो है सारी प्रॉपर्टी सरकार की है, हम चलाएंगे अपनी मर्जी से कि हमको कब क्या चीज़ जो है प्रोड्यूस करनी है, कितने बैचेस निकालने हैं। तो ये कौन है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म की, और नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, ये नहीं कहता कि सब कुछ खत्म कर दो। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो इंडिया में है वो ये कहता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, पब्लिक सेक्टर भी होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इंडियन रेलवेज, ठीक है, भारत सरकार है आपका, भारत सरकार हॉस्पिटल चलाती है, स्कूल चलाती है, ठीक है। साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, रिलायंस भी है, अडानी भी है। हम भी अपना प्राइवेट कहीं जॉब करना चाहें या कोई बिजनेस करना चाहे कर सकते हैं। तो इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों साथ साथ में रहते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक बार बोल चुका है जो इंडिया का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका मेन एम क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है। बस इसका मेन एम ये है कि जो हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मान लो कहीं डिसीजेस फैली हुई हैं, कहीं पे इनइक्वालिटी है, मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को जो है ना हमें दूर करना है। मतलब सब लोग जो हैं खुश रहें, सब जो HDI रैंकिंग है, एक तरीके से ऐसा समझ लो जो HDI रैंकिंग है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। मतलब यही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर आपको ग्रोथ करना है, बढ़िया है, लेकिन हम उससे टैक्स भी लेंगे ताकि अब जैसे गवर्नमेंट जो है राशन बांटती है फ्री, तो वो भी बांट सके गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कि हम जो है जनता का भला भी करेंगे जिनको हमारी ज़रूरत है, ठीक। फिर आगे आ जाओ, अब है आपका वर्ड सेकुलर, ठीक है। ये कब ऐड हुआ है, ये हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये आपका ऐड हुआ है, ठीक है। इंडिया में पॉजिटिव कंसेप्ट चलता है सेकुलरिज्म का कि जितने भी रिलीजन है उनका सेम स्टेटस है, सेम सपोर्ट है, किससे, हमारे इंडियन गवर्नमेंट से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे, अगर सपोर्ट करेंगे तो सबको करेंगे, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक तो भैया मेन आपका दे ही रखा है आपके ऑब्जेक्टिव्स में जो मेन कीवर्ड है, ठीक है। डेमोक्रेसी भी आपकी दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, जहाँ लोग जो है डायरेक्ट अपना आपका जो उनका अधिकार है, जो उनकी पावर है ना, वो उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे, रेफरेंडम एक होता है, प्लेबिसाइट होता है, इसके बारे में कभी और भी बात कर सकते हैं। तो ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है आपका, जहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, भारत में क्या हम ही लोग जो है हम लोग ही रूल कर रहे हैं, नहीं, हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए हैं। हम लोगों ने मोदी जी को भेजा हुआ है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राहुल गांधी को भेजा हुआ है, ठीक है, सबको भेजा। अब उसमें से जो पार्टी सरकार बना लेती है, जिसके पास में ज़्यादा नंबर होते हैं, वो सरकार बनाती है, वो देश चलाती है। मतलब भारत में क्या है, जो हमारी भोली भाली जनता है ये रूल नहीं करती है, ये चुनती है भैया अपने रिप्रेजेंटेटिव, बड़े नेता को, ठीक है। नेता को चुनता है, नेता को चुनती है हमारी जनता, और ये नेता जो हैं ये करते हैं भारत में रूल, ठीक है। समझ में आया। तो ये है भारत में डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिपब्लिक क्या होता है कि भारत का जो हेड है वो इलेक्टेड होगा। अब ऐसा समझो, एग्जांपल के तौर पर समझो, एक होता है आपका मोनार्की, एक होता है आपका रिपब्लिक, ठीक है। इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में महारानी है, ठीक है। तो होगा क्या ना, जो वहाँ का हेड होगा, जो स्टेट का हेड होगा, महारानी, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे भी है ब्रिटेन में, लेकिन वहाँ पे हेड भी है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट भी, हेड ऑफ द कंट्री, ठीक। तो महारानी का जो बेटा होगा वो आपका बनेगा, क्या कहते हैं, वहाँ का राजा। महारानी, उस राजा की कोई बेटी होगी, वो फिर से वहाँ पे वो हो जाएगी, हेड हो जाएगी, ठीक है। मतलब कोई इलेक्शन तो नहीं हुआ ना, कैसे चला आ रहा है, सक्सेशन के तरीके चला आ रहा है, ठीक है। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये कहाँ पे है, मोनार्की में होता है, जो है आपका ब्रिटेन में, ठीक है। द हेड ऑफ द स्टेट एंजॉयस अ हेरिडिटरी पोजीशन, कम्स टू ऑफिस थ्रू सक्सेशन, ठीक। भारत में क्या, जो हेड ऑफ द स्टेट है भारत में, वो है आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उनका इलेक्शन होता है। उनका इलेक्शन, आप लोग जो हमारी भोली जनता है ना, वो उनके इलेक्शन में वोट नहीं करती है। उनके इलेक्शन में जो इलेक्टेड आपके MP होगा, इलेक्टेड विधायक होगा सारे स्टेट्स के, वो वोट करते हैं। लेकिन
चुन के तो जा रहे हैं ना, इलेक्शन तो हो रहा है ना प्रेसिडेंट का। तो भारत में इसीलिए क्या है, रिपब्लिक है, ठीक है। द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। जैसे इंडिया में 5 साल के लिए आपके प्रेसिडेंट जो है वो चुन के आते हैं, होता इनडायरेक्ट इलेक्शन है। मतलब इनडायरेक्ट का मतलब ऐसे समझो कि भैया जो हमारी भोली जनता है वो डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करती है या नहीं करती, बताओ जरा कमेंट में। नहीं करती प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो होता क्या है, जो हमारी भोली जनता है वो क्या है, चुनती है सांसद, एमपी, ठीक है, एमएलए चुनती है, ठीक है। इसमें भी जो राज्यसभा के एमपी है ना, उनको भी नहीं चुनती, उनको भी है एमएलए चुनते हैं, ठीक है। तो एमपी को वोट किया, एमएलए को वोट किया, ये जाके वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो समझ में आया क्या है आपका रिपब्लिक है। बाकी आगे जस्टिस है, न्याय करना है हमें। सोशल, 3 तरीके की जस्टिस है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या है, सारे जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप भेदभाव कर रहे हो जेंडर के हिसाब से, जाति के हिसाब से, या आप कहो कि ये विशेष जाति का है तो इसको हम काम पे नहीं रखेंगे, इसको हम इसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, ये विशेष जेंडर से है तो हम दोस्ती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, सबका बराबर से जो है ना आपका इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। और जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी जो कंडीशन है उसको थोड़ा इंप्रूव करो। इकोनॉमिक जस्टिस, पैसे वाला गरीब दोनों बराबर है, पैसे वाला ना पैसे वाला दोनों जो हैं उनको बराबर है। मतलब बराबर का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ऐसा नहीं है मान लो कोई कोर्ट में गया तो जो पैसे वाला है उसके फेवर में भैया डिसीजन सुना दिया। अक्सर देखने को तो यही मिलता है, लेकिन प्रियम्बल में लिखा हुआ है ऐसा नहीं होना है। देखो जब लिखा हुआ है तब थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है, ना लिखा होता तब कितना होता, तब तो भाई जो पैसे वाला नहीं उसकी तो कोई वैल्यू ना होती, ठीक है। अभी कम से कम ये है कि मान लो कोई गरीब किसान है, वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर, PIL तो दायर कर देता है और फैसला भी कभी कभी हमें मिल जाता है उनके पक्ष में। ना लिखा होता तो बिल्कुल ही ना कुछ आता, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस, सब लोग जो हैं इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है। आपका मन है कोई इलेक्शन लड़ने का, आप लड़ सकते हो इलेक्शन, ठीक है, कंटेस्ट कर सकते हो। हार जाओ वो अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि भैया हम किसी और विचारधारा से तो हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भारत में यही है, पॉलिटिकल जस्टिस है, सारे सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, इक्वल एक्सेस है आपका सारे पॉलिटिकल ऑफिसेस में। मतलब कोई भी किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी आपके जेंडर से हो, मेरिट है, कैपेबिलिटी है तो वो टॉप तक पहुंच सकता है। जैसे मोदी जी कहते हैं वो चाय वाले थे, लेकिन अपना स्ट्रगल जैसा भी उनका रहा है, लेकिन वो टॉप तक पहुंचे तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक। समझे कहाँ से लिया ये हमने ये पूरी आइडिया, रशियन रेवोल्यूशन 1917 से, ठीक है। फिर लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, कि आपका जो मन है, मान लो क्या कहते हैं कि आपका सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का मन है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, इसका ध्यान रखना, ठीक है। कोई हिंसा वाला, वायलेंस वाला नहीं, वायलेंस वाला इसमें नहीं है। नॉर्मल प्रोटेस्ट करने का मन है कि ये जो लॉ है ना ये हमको सही नहीं लग रहा है, इसको वापस लो, तो आपके पास में फ्रीडम है, ठीक है। आपके पास में फ्रीडम है, अपने रिलीजन का फ्रीडम है कि आपको कौन सा धर्म जो है चुनना है, कौन सा धर्म आपको मानना है, ठीक है। फ्रीडम टू प्रेस है, बहुत सारे फ्रीडम है हमारे कंट्री में। सोचने का फ्रीडम है, क्रिएटिविटी का फ्रीडम है, ठीक है। तो ये होता है लिबर्टी मतलब फ्रीडम। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट मतलब कोई भी रुकावट नहीं कर रखी है और अपॉर्चुनिटी भी दे रखी है कि इंडिविजुअल जो है डेवलप हो जाए। अब लेकिन एक चीज़ समझो, लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि लाइसेंस कुछ भी करो। मान लो रोड को जाम कर दिया फालतू में और लोग वहाँ से निकल ले, उनको दिक्कत हो रही है, किसी और की राइट का हनन नहीं होना चाहिए, किसी और की राइट नहीं जानी चाहिए। तो ये लिबर्टी जो है इसमें समझे फ्रीडम है, लेकिन ऐसा भी लाइसेंस नहीं है कि भैया जो मनाएगी वो कर लोगे। तो ये जो चीज़ है ना ये नहीं हो सकती है, ठीक है। ये इंजॉय कर सकते हो जो लिमिटेशंस है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके आधार पर। अब लिबर्टी हमने कहाँ से लिया, ये लिया है आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये ध्यान रखना किस कौन से आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तीनों लिए हैं, ठीक। फिर आपका इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या, सब बराबर हैं, ठीक है। कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस जो हैं वो नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे स्पेशल प्रिविलेजेस। ऐसा नहीं है कि भैया कोई आपका पैसे वाला है तो उसको हम ज़्यादा प्रिविलेज दे देंगे न्यायालय में, ऐसा नहीं है, सब बराबर रहेंगे, ठीक है। सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं किसी को भी कोई प्रिविलेज जो है वो नहीं मिला होगा, समझे। चलो फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। हमको भाईचारा जो है बढ़ा के अपना बना के रखना है। जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं सबके बीच में भाईचारा होना चाहिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंगल सिटीजनशिप का भी आपका प्रोविज़न करा है
कि ये ना हो लोग को लगे कि हम इस कंट्री के हैं और स्टेट के भी हैं। जैसे यूएसए में क्या है, यूएसए की तो नागरिकता होती है, वहाँ की सिटीजनशिप तो होती है, उनके स्टेट का भी जो है सिटीज़न होते हैं, उनके स्टेट का भी, हर स्टेट का अलग सिटीज़न होगा। यहाँ कम से कम ये तो नहीं है कोई यूपी में रह रहा है, कोई बिहार में, कोई एमपी में, हैं सब इंडियन। ऐसा नहीं है कि हम यूपी वाले हैं तो नहीं, हम यूपी की सिटीजनशिप होगी, अलग तरीके हैं, अलग राइट्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक। फंडामेंटल ड्यूटी में भी बताया गया आर्टिकल 51 में कि हम लोग की ड्यूटी की भैया जितने भी लोग हैं आपस में भाईचारा बना के रखना है। फ्रेटर्निटी दो चीज़ बताता है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी इंटीग्रिटी जो है भारत की बनी रहे। भाईचारा होगा तभी तो यूनिटी इंटीग्रिटी बनी रहेगी, वरना दंगे होते रहेंगे, लड़ाई वगैरह होती रहेगी। अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिबेट होती है, क्या जो हमारी प्रस्तावना है, क्या हमारा प्रियम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो भैया बेरूबरी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस इट इज़ अ पार्ट। और LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि हाँ इट इज़ अ पार्ट। तो इसका मतलब ये समझो प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है, हमारे संविधान का पार्ट है। कौन से केस से बोला गया था? केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। और उसको दोबारा दोहराया किसमें? LIC ऑफ इंडिया केस में, ठीक है। अब प्रियम्बल जो है वो तभी एनैक्ट हुआ था जब पूरा संविधान जो है हमारा बन चुका था, क्योंकि पहले कर देते और ऐसा होता कोई प्रोविजन नहीं मैच कर रहा है, तो इसीलिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनाया गया, फिर देखा गया कि प्रियम्बल जो बना है वो सारे प्रोविजन जो है मैच कर रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो प्रियम्बल को एनैक्ट कब कराया गया? जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही एनैक्ट हो चुका था, लागू हो चुका था, ठीक। अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने वही केशवानंद भारती केस में बोला कि हिस्सा तो है, इट इज़ अ पार्ट, और साथ में बोला पार्ट है तो आप उसको अमेंड भी कर सकते हो, उसमें मतलब कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, बट बेसिक फीचर जो है ना उसका हनन नहीं होगा। मान लो कोई सरकार बोले कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट करना है, डेमोक्रेसी हटा देंगे, हम डिक्टेटरशिप ले आएंगे, बस उससे लोगों का फ़ायदा होगा, लेकिन कोई लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। जिसको करना होता उसको लॉजिक लगता। तो भैया बेसिक फीचर जो है ना वो नहीं हट सकते। एक ही बार अमेंडमेंट हुआ, बता चुका हूँ 1976 में, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक, 3 नए वर्ड्स जो है जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक। चलो अब आगे कुछ जो चीज़ें जो आपको नोट करनी हुई है कि प्रियम्बल जो है हमारा सोर्स ऑफ पावर नहीं है लेजिस्लेचर के लिए, मतलब पार्लियामेंट जो अपनी पावर्स हैं वो प्रियम्बल से नहीं लेती हैं, ठीक है। उनके पास में अपनी अलग से पावर्स हैं जिस वजह से वो जो है कानून बना सकती है। तो लेजिस्लेचर क्या होता है? जो कानून बनाता है, उसकी शक्तियां प्रियम्बल से नहीं आती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और प्रियम्बल कोई रुकावट भी नहीं लगाता है पार्लियामेंट या जो विधानसभा है, विधान परिषद, उनकी शक्तियों पर कोई रुकावट नहीं डालता है। नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब आपको लगे कि इसका जो कोई प्रोविज़न है जिस हिसाब से उसका हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, आप सोचो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉन जस्टिसिएबल है, प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो दोनों बातें जो है ना ध्यान रखना आप लोग। तो यहीं पे हमारा जो प्रियम्बल का लेक्चर है वो होता है ख़त्म। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए प्रियम्बल जो टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आते हैं, इसको अच्छे समझ लोगे, आगे जो चीज़ें हैं ना वो भी आपको अच्छे समझ में आएंगी। एक बार अगर छोटा छोटा हम लोग वो करें रिवाइज, तो भैया हम लोग को क्या आज की वीडियो में जानने को मिला? प्रियम्बल क्या है वो समझ में आया, प्रियम्बल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में हमको पता लगा। जैसे हमारा जो सोर्स है, अगर हम सोर्स की बात करें, सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ जो नेचर है, हम नेचर कैसा बनाना चाहते हैं हमारे भारत को, तो भैया क्या था? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके भैया? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। किस तारीख को हमने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है, वो भी बताया गया, 26 नवंबर 1949 को। फिर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बता ही दिया। क्या हमारा जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? हाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये कब बोला था? केशवानंद। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कब बताया? केशवानंद भारती केस 1973 में बोला था कि हाँ जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और इसमें जो है आप लोग अमेंडमेंट जो है ना वो भी कर सकते हो, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हो। एक बार हुआ है, कब हुआ है?
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 3 नए वर्ड्स जो है वो जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। ठीक है, तो चलिए पूरी वीडियो हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, सारे फैक्ट, सारे कंसेप्ट जो हमने समझ लिए हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट बचे तो उसको एक बार कमेंट बॉक्स में पूछना ज़रूर। ठीक है, और बाकी आगे लेक्चर्स ऐसे आते रहेंगे। जुड़े रहिएगा इस चैनल से, सब कुछ आसान भाषा में समझ में आता रहेगा।